नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक है जो उसकी बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है फिजिक्स में। एक को कहा गया है काइनेमेटिक्स, दूसरा है स्टैटिक्स, तीसरा है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है? काइनेमेटिक्स है जिसमें हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम इसकी बात करेंगे। जिस फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा है उस फोर्स की बात नहीं करेंगे। फोर्स की स्टडी नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम इसकी स्टडी है, सिर्फ उसके रिलेशन की बात करते हैं। तो वो है काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स है कि जहाँ बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं बट बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वो तो उसकी जब उस तरह की सिचुएशन की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। और डायनामिक्स जहाँ पे फोर्स भी है और मोशन भी है। फोर्स की स्टडी है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सब वो उन सारे क्वांटिटीज़ की स्टडी जहाँ है वो डायनामिक्स है। ये सब आगे देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स सबसे पहला अपना टॉपिक काइनेमेटिक्स है, जिसमें कि हम बात करेंगे सिर्फ बिना फोर्स के, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम इसके रिलेशन की बात करेंगे। इसकी उस तरह की सिचुएशन की बात करेंगे जहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब का रिलेशन रहेगा। इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे वेलोसिटी इन मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन का स्टडी है, फोर्स नहीं। और अभी सबसे पहला इसमें मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे। वन डायमेंशन मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में फोर्स, एक्सेलरेशन सब कुछ एक ही डायरेक्शन में, सॉरी फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सारा एक ही डायरेक्शन में। ऐसा एक सिचुएशन ऐसा भी होता है जहाँ एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो वो वाला वो एक ही लाइन में है, तो उसको मोशन इन वन डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल, मोशन इन वन डायमेंशन मतलब कि जैसे कि ऊपर से कोई बॉडी गिर रहा है, ऊपर से कोई पत्थर गिर रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन यही है, वेलोसिटी का भी डायरेक्शन यही है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन यही है, सब एक ही डायरेक्शन में है ना। तो इस तरह के जो इस तरह के सिचुएशन की स्टडी हम लोग अभी करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन का सबसे एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि इसमें एक रेफरेंस पॉइंट हमें चूज करना पड़ता है। सबसे पहले कोई भी बॉडी मोशन में है, वो किसके रेफरेंस में मोशन में, किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। जैसे दो आदमी एक कार में बैठे, एक बस में बैठे हैं, तो अगर उसी में से एक बंदे के रिस्पेक्ट में देखो तो दूसरा बंदा रेस्ट में है, क्योंकि उसकी पोजीशन रेस्ट में है। उसका कैसे पता चलता है रेस्ट में है? उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं रेस्ट में। अब अगर दो बंदे बस में बैठे हैं, एक बंदे का पोजीशन दूसरे बंदे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, या पहले बंदे का, या दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। लेकिन अगर कोई बंदा बाहर से देख रहा है, कोई बस के बाहर से सड़क पे खड़ा होकर देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में दोनों ही बंदे मोशन में, जो दोनों बस के अंदर बैठे हैं दोनों ही मोशन में। तो कोई भी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, उसके लिए सबसे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है। तभी पता चलता है रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में या मोशन में, उसकी कितनी वेलोसिटी है, कितना उसका एक्सेलरेशन है, वो किसी के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। जैसे अगर कोई बंदा एक बस से जा रहा है और दूसरा बंदा उसी के पैरेलल में ट्रेन से जा रहा है, तो अगर इस बस वाले बंदे के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उसका स्पीड कम लगेगा। कई बार दोनों साथ में ही चलते हैं तो लगता है कि वो रेस्ट में है, मतलब दोनों में से किसी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट, है ना। तो इसीलिए किसके रेस्पेक्ट में मोशन की बात हम कर रहे हैं, वो सबसे पहले डिसाइड करना जरूरी है। नॉर्मली जो सवाल आता है उसमें रहता है कि
अर्थ के ही रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड स्पेसिफिकली हम ये मान के चलते हैं कि वो अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अगर कुछ नहीं है स्पेसिफाई किया है रेफरेंस पॉइंट के बारे में, तो हम ये मान लेते हैं कि अर्थ के रेस्पेक्ट में वो बात कर रहा है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, एवरेज स्पीड, सॉरी सबसे पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या इसमें आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में अंतर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर हम लोगों ने जब वेक्टर की बात करी थी तो देखा था। छोटा सा फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। जब कोई बंदा ऐसे ऐसे चल रहा है तो ये पूरा जो लेंथ है, इसको अगर पूरा कंसिडर करेंगे तो ये डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर बंदा होगा। लेकिन सिर्फ इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच के दूरी, मतलब कितना उसने, उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ अगर उसकी बात करें तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को नॉर्मली हम एस से डिनोट करते हैं, डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। वैसे ही एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन होता है। वैसे ही एक्सेलरेशन का भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन वो जर्क कहलाता है। उस पर रिलेटेड बहुत ऐसा कोई न्यूमेरिकल वगैरह उस पर सवाल नहीं है हमारे पास, हमारे सिलेबस में। डी ए बाई डी टी जर्क कहलाता है। ये सारे एस वी ए सारे वेक्टर हैं, सबके ऊपर एरो देना है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम तो है ही है। तो ये चारों का रिलेशन की बात हम करेंगे यहाँ काइनेमेटिक्स में। डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क। हमारी बॉडी जो है ना वो रिएक्ट करती है एक्सेलरेशन पे रिएक्ट करती है। कितना भी स्पीड में हम रहेंगे, हमारी बॉडी में कोई ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। जैसे देखो ट्रेन क्या है, वो मतलब 100 के स्पीड में चल रही है, फिर भी हम अंदर बैठे हैं तो हमारी बॉडी को अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। एरोप्लेन तो 300-350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में वो चलते रहती है, लेकिन अंदर हम कंफर्टेबली बैठे रहते हैं। बॉडी को झटका कब लगता है, जब एक्सेलरेशन होता है एकाएक। जैसे कि रेस्ट से वो एकाएक मोशन में गया, तो उस समय बॉडी रिएक्ट करता है, झटका सा लगता है। जैसे बॉडी जैसे एक्सेलरेशन से मोशन से एकाएक रुका तो झटका लगता है, या चलते चलते भी एकाएक स्पीड चेंज हो गया या एकाएक स्पीड कम हो गया तो बॉडी को झटका लगता है। बॉडी नॉर्मली एक्सेलरेशन पे रिएक्ट करती है। एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव कम हो रहा है अगर स्पीड, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, उस पे बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे कि हम फ्री फॉल अगर होते हैं तो फ्री फॉल होने में भी मतलब काफ़ी बॉडी रिएक्ट करती है, डर से लगता है क्या हो गया। वहाँ भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर कांस्टेंट स्पीड में फॉल करेंगे तो बॉडी को कंफर्टेबल लगेगा। तो बॉडी जब एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन होता है उस पर बॉडी रिएक्ट करती है, तो वो हमें फील होता है। बाकी कांस्टेंट स्पीड में चलते रहते हैं तो हमें फील नहीं होता है, चाहे कितना भी तेज स्पीड हो। जैसे एरोप्लेन में 350 के स्पीड में चल रहे हैं, 350 किलोमीटर पर आवर, कुछ फील नहीं आता है ना।
वैसे ही ये था ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी एवरेज। लेकिन हमें कभी कई बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़ता है, किसी इंस्टेंट पे उसकी क्या वेलोसिटी है, क्योंकि पूरे जर्नी में वो उसकी वेलोसिटी सेम तो रही नहीं होगी, कहीं ज़्यादा हुआ हो, कहीं कम हुआ होगा। तो अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता है तो वो हो जाता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, उस पूरी जर्नी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई, टोटल टाइम कितना लगा, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने 9th में भी देखा था, उसके पहले भी देखा था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना पड़े कि कोई बॉडी, कोई जो है ये कांस्टेंट स्पीड में, कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट का ये अगर ऐसा कर्व है, मान लो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा कर्व, और बोल दिया कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी थी, इस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या वेलोसिटी थी, तो हम क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट के इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दे देगा वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, और ये पर्टिकुलर इस वाले टी का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, टी1 से, इसको टी1 बोलते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे जो है, मतलब स्लोप इस फंक्शन का इस पॉइंट पे जो है, इस फंक्शन का स्लोप एट दिस टी इजकल टू टी1, यही है वेलोसिटी, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विथ रेस्पेक्ट टू टी इज स्लोप। हमने डिफरेंशिएशन में डिटेल में बताया था। तो डी एस बाई डी टी इस पॉइंट का निकाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, और टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। और अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हुआ तो कंप्लीट जर्नी में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है और उसका जो टाइम टेकन है वो उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा ये। अब देखते हैं कि तीनों जो हम लोग जिसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों में क्या रिलेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी इज एवरेज एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हुआ तो वेलोसिटी का फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसका वैल्यू दे देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब क्या है कि सबसे कॉमन एग्जांपल जो होता है हमारे पास, सबसे कॉमन जो सिनेरियो रहता है वो रहता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, फ्री फॉल का। फ्री फॉल जो है वो, उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो इस फोर्स की एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। तो जो अर्थ के फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और उसका वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं जी। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर डिस्प्लेसमेंट का, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का। तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है ये सबसे कॉमन सिनेरियो रहता है। तो इसके लिए तीन ये हैं,
3 इक्वेशन बनाएंगे। उसके पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे ग्राफिकली मान लीजिए ये S है, ये T है, तो आपको ग्राफिकली ये जानना है कि कौन सा सिनेरियो क्या है। जैसे अगर ये S ऐसे है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, तो बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, ये अगर सिनेरियो बी, पोजीशन चेंज हो रहा है बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वो कांस्टेंट है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का फंक्शन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व इज कांस्टेंट, तो ds बाई डी टी ही तो वेलोसिटी है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी का कर्व है, ये सीधा अगर है तो। ठीक है, और अगर ये सीधा नहीं है, ये ऐसे है c, अगर कर्व हमारा एस टी कर्व ऐसा बना दिया है ना, एस टी का जो फंक्शन डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है वो ऐसा कर्व है, तो इसका स्लोप हर जगह सेम नहीं है, वेलोसिटी हर जगह सेम नहीं है, मतलब देयर इज सम एक्सेलरेशन। तो ये जो है सी जो है, ए जो है बॉडी रेस्ट में है, बी केस में कांस्टेंट वेलोसिटी है, सी केस में वो एक्सेलरेशन है। अगर उसमें भी ये अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला अगर फंक्शन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, वो आगे देखेंगे। मतलब पाराबोला अगर ये है कर्व, अगर पाराबोला है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, अगर पाराबोला नहीं है कुछ और ही है, ऐसे 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 कुछ भी है एस, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ये जैसे एस वाले एस टी ग्राफ में, वैसे ही वी टी का ग्राफ होगा। एस टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एस टी ग्राफ में, ये अगर एस टी ग्राफ है, एस टी ग्राफ कुछ है, इसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे स्लोप देगा वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, अब वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ में अगर ऐसे है, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर ऐसे है, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि डी वी बाई डी टी इसका स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप ऑफ वी टी फंक्शन इज एक्सेलरेशन, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ए है कांस्टेंट वेलोसिटी, बी है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और अगर कर्व ऐसा है तो देयर इज सम जर्क। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये हो गया। ऐसे ही अगर वी टी वाले फंक्शन का हम एरिया निकालेंगे, मान लीजिए कि ये है v, इधर है t, और ये फंक्शन वी टी ग्राफ का एरिया क्या देगा, v dt का इंटीग्रेशन, ये v है और ये dt है, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम से a टू b, dt चेंजिंग फ्रॉम टाइम चेंजिंग फ्रॉम a टू b, क्या देगा v dt a टू b। इंटीग्रेशन में इसको हम लोग देखे थे, इसका क्या मीनिंग होता है। इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व देता है, तो v dt क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी इनटू स्मॉल टाइम इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड dt। तो अगर हम वी टी कर्व को इंटीग्रेट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो डिस्प्लेसमेंट दे देता है इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ए से बी तक करेंगे तो मतलब ए से बी तक हमारा कितना एक्सेलरेशन हुआ, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे अगर देखिए, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन
है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और बोलेगा कि यहां से यहां तक में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टाइम ए से बी तक में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, है ना। तो हम इसका एरिया निकाल देंगे, ठीक है, इसका एरिया निकाल देंगे। V1, सॉरी इस जगह पे अगर V1 है तो V1 इंटू टी, V1 इंटू टी इस रेक्टेंगल का एरिया, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का, प्लस एक ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है V2 माइनस V1, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसी से देखिएगा आगे एक जो इक्वेशन हमने रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, वो देखिए यही है। अगर इसको हम भी u मान लें, इनिशियल वेलोसिटी, ये v1 को u मान लें इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी v, तो ut प्लस हाफ इंटू टी बाई टी इंटू टी कर सकते हैं, इसको t से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो v माइनस यू दैट इज v2 माइनस v1 बाई टी जो है एक्सेलरेशन है, और ये एक t, तो इंटू टी हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो किसी भी, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस हो गया, किसी भी केस में वी टी कर्व को हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो दे देगा डिस्प्लेसमेंट इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए हम उसको इंटीग्रेट करेंगे उस टाइम पीरियड में वो उसका डिस्प्लेसमेंट दे देगा वी टी कर्व। ऐसा एस टी कर्व को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, वी टी कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो वो देगा, ठीक है। एस टी कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी देगा। तो इस तरीके से हम किसी कर्व से हम पता कर सकते हैं उसका वेलोसिटी, और ये रिलेशन क्या है वो हम कर्व से पता करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला जो रिलेशन है उससे हम निकाल सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्या कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो सबसे कॉमन केस होता है। तो उसके लिए 3 फॉर्मूला हमारे पास बनाया गया, v माइनस यू बाई टी इज एक्सेलरेशन, तो इससे निकल गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सबसे पहला फॉर्मूला निकला, ठीक है। ये सबसे पहला फॉर्मूला निकला कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। दूसरा हमने अभी जस्ट देखा, वो ग्राफ से हमने वी टी कर्व का इंटीग्रेट करके हमने निकाला था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि सब एक ही डायरेक्शन में है तो इसमें मतलब वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। वेक्टर हम इसलिए वेक्टर वाला ये नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन यहाँ रख दिए हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको ऐसे भी देखिए, वैसे हमने ग्राफ से निकाला था और वैसे चाहे तो इससे कर सकते हैं, v डी टी एस होता है, v डी टी इज एस इज इक्वल टू वी डी टी होता है। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें, इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दैट इज v डी टी, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इधर s हो गया और इधर क्या हो गया, u डी टी इंटीग्रेशन प्लस ए टी डी टी इंटीग्रेशन, u डी टी यू टी प्लस a कांस्टेंट a बाहर हो जाएगा, t डी टी
का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरीके से भी निकल जाता है ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे तो ग्राफ में हमने करके देखा था कि कैसे हुआ था, बाकी v माइनस यू बाई टी। तो ये दो इक्वेशन हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस में। तीसरा इक्वेशन हो जाता है जब इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन का जरूरत क्यों है, अगर मान लीजिए हमको s और वी यू ए और s का रिलेशन उसमें है, अगर हमको t नहीं दिया हुआ है, t का रिलेशन हमको नहीं चाहिए, हमको s और वी यू ए का रिलेशन चाहिए, तो फिर ये रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 u a t, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 u a t। 2 अगर बाहर कर देंगे हम, 2a बाहर कर दिए, 2a बाहर कर दिए, तो ये बचा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो यही है s, ये वाला 2as। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये एक रिलेशन है। तीसरा रिलेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तीसरा रिलेशन। ये तीन रिलेशन आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, ये प्रैक्टिस करने से आ भी जाएगा। ये शायद 9th में भी था, ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तीनों एप्लीकेबल है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। इसमें अगर हमारे हम जो केस को डील कर रहे हैं, जिस केस को एनालाइज कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सेलरेशन अगर फ्री फॉल वाला केस है तो एक्सेलरेशन की जगह a की जगह g हो जाएगा, मतलब 9.8 उसका वैल्यू, तो उसको क्या है, उस एक्सेलरेशन को हम g से डिनोट करते हैं, तो उसमें a की जगह g हो जाएगा, u इक्वल टू जी टी, यू प्लस जी टी, वी इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से गलतियां बहुत होती हैं, बहुत लड़के गलती करते हैं, वो क्या है, डायरेक्शन का उसमें जो साइन है ए का, डायरेक्शन का जो हमारा जो डायरेक्शन हमें जो इसमें रखना है, वो क्या रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सबके लिए सेम रखना है। अगर हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड को नेगेटिव लेना है, और उस सिचुएशन, उस सवाल में जितने भी क्वांटिटी है सब के लिए ये फॉलो होगा। अगर हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो फ्री फॉल के केस में g नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि g का डायरेक्शन नीचे होता है। अर्थ का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे साइड लगता है ना, तो ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे साइड होगा। तो अगर अपवर्ड डिस्टेंस को हम पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो g इस केस में नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं है कि g को भी पॉजिटिव ले लिए और अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले लिए एक सवाल में, वैसा नहीं। वही सबसे ज़्यादा गलती वहीं पे होती है। ये बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर रखना है। सवाल बनाते टाइम में ये दिमाग में रहना चाहिए कि हम पहले ही ये देख लें कि किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव रख लेते हैं, ठीक है। फ्री फॉल केस में नॉर्मली नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव रख लीजिए,
या ऊपर वाले को भी रख सकते हैं, जी का जी माइनस हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब एक ही साइड में पॉजिटिव होगा और उसका अपोजिट नेगेटिव होगा। ठीक है, इसे एक सवाल से समझ में आएगा। सबसे सिंपल सा कॉमन सा सवाल होता है इसमें। सवाल, किसी भी सवाल करने से पहले बेसिकली हमको सवाल करने का स्टेप्स क्या क्या करना है, किसी भी सवाल को हम कैसे क्या क्या स्टेप्स में उसको करेंगे, वो सबसे पहले जान लीजिए। सबसे पहले तो आप उसको स्टडी कीजिए, सवाल क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, वो सब नोट कर लीजिए। गिवन इंफॉर्मेशन उसको पहले नोट कर लेना है। सवाल आप विजुअलाइज कीजिए दिमाग में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किधर एक्सेलरेशन हो रहा है, वो सब यहाँ विजुअलाइज कीजिए और डायग्राम बनाइए उसका। ऐसे कि इधर ए हो रहा है, इधर ये, ऐसे करके जो भी हो बगल में एक डायग्राम सा बनाइए उसको। एक चीज़ ये है कि डायरेक्शन को फिक्स करना है। अपवर्ड पॉजिटिव है कि डाउनवर्ड पॉजिटिव है, वो फिक्स कीजिए। उस सवाल के सारे क्वांटिटीज़ का डायरेक्शन वही रहेगा। अपवर्ड पॉजिटिव अगर माने तो सारी क्वांटिटी का अपवर्ड ही पॉजिटिव करना है। डायरेक्शन फिक्स कीजिए और उसके बाद आप जो हमारा तीनों जो ये है उससे लगाइए, जो तीन जो फॉर्मूला लगाए हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, उसको लगा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक सवाल है कि हमने एक पत्थर को ऊपर फेंका से 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पत्थर को हमने ऊपर फेंका। ठीक है, अब सवाल ये पूछा है कि से टाइम t इज इक्वल टू से 5 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है। टोटल t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, तो हमने इनिशियल और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल का गिवन क्या क्या है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपन को डिसाइड करना है कि ऊपर पॉजिटिव या नीचे पॉजिटिव। इसमें जो है हम मान लेते हैं से ऊपर पॉजिटिव। ठीक, तो u अपवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर फेंकी गई है। दूसरा g, इस पे अगर हमने पत्थर ऐसे ऊपर फेंका है तो उस पर सिर्फ एक ही वजह से वो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और वो है g। तो उसको फिर हम -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि g नीचे, हमने ऊपर लिया है पॉजिटिव, g का डायरेक्शन नीचे है, तो यहां ये हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t दिया हुआ है 5 सेकेंड। अपने पास u है, t है, g है, तो जो वो s इज और s निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लग जाएगा, क्योंकि उसी के सारे डेटा हमारे पास है। तो s इज इक्वल टू यू टी 10 इंटू 5 प्लस हाफ g -9.8। 9.8 को 10 ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, -10। ठीक है, -10 ले लिए इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर 25, 50 माइनस 5 इंटू 125, 50 माइनस 125, -75, -75 है डिस्प्लेसमेंट। -75 का मतलब क्या था, उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन
अगर इनिशियल ये पोजीशन था तो फाइनल पोजीशन और नीचे आ गया, नेगेटिव साइड में आ गया, मतलब ऊपर जा करके फिर उल्टा आ करके फिर यहां तक आ गया, ये हुआ। मतलब फाइनल पोजीशन इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब अगर इस जगह से स्टार्ट किए थे, मान लीजिए कि हम किसी 75 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर से हमने इसको ऊपर फेंका, तो वो 5 सेकेंड में वो नीचे जमीन पे आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करता है ये फार्मूला, जितने भी हमारे फार्मूला हैं सब डिस्प्लेसमेंट, एस डिस्प्लेसमेंट है। वो टोटल इधर से जाके इधर ये लेंथ कैलकुलेट नहीं करेगा, ये सिर्फ कैलकुलेट करेगा इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। माइनस में आया मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में फाइनल पोजीशन है, दैट इज डाउनवर्ड। पॉजिटिव डायरेक्शन को हमने अपवर्ड को पॉजिटिव माना था, तो फाइनल पोजीशन डाउनवर्ड नीचे है। तो -75 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में। तो इससे बिल्कुल छोटा सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बस सिर्फ ये इसलिए है कि माइनस प्लस कैसे हो रहा है। ठीक है, माइनस हमको कैसे लगाना है, किसी भी फॉर्मूला माइनस कैसे लगाना है और उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए -75 डिस्प्लेसमेंट आ गया तो क्या उसका मतलब होगा, है ना। टी में तो माइनस प्लस होगा नहीं, टाइम तो स्केलर है, उसमें तो डायरेक्शन कुछ होता नहीं। बाकी यू में और ए में और एस में माइनस प्लस का हमको ध्यान रखना है, किसी एक डायरेक्शन को प्लस तो दूसरे डायरेक्शन को माइनस, वैसे करना है। तो उसी के लिए माइनस प्लस का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए हमने सवाल ये किया। अगर मान लीजिए हम इसको ध्यान नहीं देते, एस इज इक्वल टू यू टी 10 × 5 कर देते और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देते, हाफ इंटू 10 × 25 अगर कर देते, माइनस नहीं करते, तो हमारा क्या आ जाता, 175 मीटर प्लस 175 आ जाता, ये इधर आ जाता 175 यहाँ, जो कि गलत हो जाता। वैसा होगा नहीं 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड में ये इधर जाके वापस गिर रहा है, तो इसलिए अगर हम प्लस माइनस गलत करते तो गलत हो जाता। तो ये था बेसिक मोशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस के लिए। बाकी जहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी है और कांस्टेंट वेलोसिटी का केस रहेगा, तो वहाँ तो डिस्प्लेसमेंट वगैरह और आसान है। v इज इक्वल टू यू एस इज इक्वल टू यू टी से निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, उधर से निकल जाएगा। बाकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सबसे कॉमन केस रहता है, तो वो आपने ये करना है, इस तरह से उसको बनाना है। विजुअलाइज करना जरूरी है, दिमाग में बिठाइए सबसे पहले सवाल में क्या हो रहा है। पत्थर ऊपर फेंक रहे हैं तो बिल्कुल मैकेनिकली मत सोचिए ऊपर फेंके ऊपर जा रहा है, ये सोचना है कि यार जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। पत्थर रियल में क्या होगा, पत्थर रियल में नीचे कुछ देर के बाद तो नीचे जाएगा, तो आंसर जो है वो वैसा आना चाहिए जो आपको एक्चुअल सीन से रिलेट कर सके, है ना। तो ये है, जब लास्ट में आंसर कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एब्सर्ड सा लगे, जो एक्चुअल सीन से वो मैच नहीं करे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, सबसे पहले सवाल देखिए क्या क्या उसमें दिया हुआ है, क्या सीन बन रहा है, दिमाग में उसको सोचिए कि क्या, और उसके बाद फिर पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन लीजिए और फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो 3 फार्मूला हमने देखा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, इस तीनों को लगाइए और सारा सवाल बनेगा। कोई स्पेसिफिक कोई नहीं बना तो हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा, अगर कुछ डिफ़िकल्ट लगे, कुछ कन्फ्यूजन लगे तो हम उसको यहाँ पे ये करेंगे। तो ये था हमारा मोशन इन वन डायमेंशन। अगले क्लास में फिर अगर एक प्लेन में मोशन रहता है, मोशन इन वन डायरेक्शन, अगर 2 डायरेक्शन में प्लेन में मोशन है हमारा, ठीक है, जैसे कि उसमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसा वाला केस को हम लोग देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे। और अगर जो रेफरेंस पॉइंट है वो अगर मूव कर रहा है, उसमें खुद कुछ मोशन है, उसमें खुद डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन, तो उसकी बात करेंगे कि उसको कैसे देखना है। अभी तो हमने जो बात की कि हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में ये कर रहे थे। अगर मान लीजिए कि ऑब्जर्वर ही मूव कर रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में मोशन का हम एनालिसिस कर रहे हैं, अगर वो मूव कर रहा है तो उसको कैसे करेंगे, और उसके बाद इसमें मोशन इन जब एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में होगा तो उसको कैसे करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। दैट्स इन प्रोजेक्टाइल में
प्रोजेक्टाइल का केस देखेंगे वैसा वाला उसमें, और मोशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन स्टेशनरी ऑब्जर्वर, उसका नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे। थैंक यू।